Hello everybody there, this is Karanveer Saharan and I'm going to teach you agronomy. So let's start with our subject, that is geoinformatics, nanotechnology for precision farming, geoinformatics and nanotechnology for precision farming. And for today's video we are having nanotechnology as our topic. So let's start with the basics or the basic outlines of nanotechnology. And for this topic of nanotechnology we are having different aspects. Likewise, what is the definition of nanotechnology, what are the concepts regarding to nanotechnology, tools and techniques that we are going to use, okay, nanoscale effects, nanopesticide, nanofertilizer, nanobiosensors, nanosensors even, and there's a difference between nanosensors and nanobiosensors. And most importantly, what is the use of nanotechnology in agriculture? If we are talking about agriculture, we can say that what nanotechnology can do for agriculture. So these are the topics we are going to cover in this video. But before that, let's talk about some important points to cover in this topic. इन सब के बारे में पढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है कि फर्टिलाइजर क्या चीज़ होती है। अब फर्टिलाइजर एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो पौधों को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है ताकि उनका ऑप्टिमम ग्रोथ हो सके। मतलब कि वह केमिकल, ये वो केमिकल होते हैं जो पौधों को ग्रहण करने योग्य होते हैं जिससे पौधे की अधिक वृद्धि हो सके। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही रूपों में तैयार किए जाते हैं और इसी प्रकार विभिन्न तरह से पौधों में इनका प्रयोग किया जाता है, चाहे वो छिड़काव करके, सॉलिड फॉर्म में छिड़क कर या फिर किसी भी पर्टिकुलर जगह पर इन्हें डिस्प्लेस करके पौधे को दिया जा सकता है। अब आप सब यह जानते ही हो कि जो हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तब फर्टिलाइजर का बहुत अहम रोल था जिससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और उस रेवोल्यूशन को एक साकार रूप मिला था। अब बात आती है कि जितना भी फर्टिलाइजर इस्तेमाल में किया जा रहा है क्या वह पौधे को मिल रहा है? असल में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर वेस्ट हो जाता है और वह ज़मीन में चला जाता है और पौधे की पहुंच से भी दूर हो जाता है, चाहे वो पानी के साथ बह के हो रहा हो या फिर ज़मीन के अंदर जाने से हो रहा हो। इस तरीके से नुकसान बहुत ज़्यादा होता है और आपको पता है कि हर फर्टिलाइजर की न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी होती है। जैसे यूरिया की दक्षता 46 से 48% होती है, फॉस्फोरस फर्टिलाइजर 16 to 20% होते हैं, बाकी सारा सारा फिक्स हो जाता है क्योंकि यह बहुत सेंसिटिव फर्टिलाइजर होता है। ये केवल 6.5 pH पे ही पौधे को मिल पाता है। एसिडिक कंडीशन है तो यह आयरन और एल्युमिनियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर फिक्स हो जाता है और अल्कलाइन कंडीशन में ये कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर फिक्स हो जाता है। इसी तरह पोटेशियम की एफिशिएंसी 60% तक ही होती है। बात यह है कि बाकी का सारा अमाउंट जाता कहाँ है? मतलब कि अगर आप 100 किलो कोई फर्टिलाइजर दे रहे हो जमीन में तो उसकी आधी से भी कम मात्रा ही पौधे को मिल पाती है, बाकी सारा सारा वेस्ट हो जाता है। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जिस तरीके से यह नुकसान हो रहा है, ठीक है, या अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी कृषि है, हम खेती है, उसका स्तर इनकम लेवल बढ़ाना हो हमने, ठीक है, तो किस तरीके से वो बढ़ाया जा सकता है, हमें इस पॉइंट पे अगर फोकस करते हैं तो फर्टिलाइजर्स भी हमारे एक अहम रोल निभाता है। इसके अलावा दूसरी बड़ी समस्या कृषि में यह है कि जो हमारी ग्रोथ रेट है वो एक स्तर पर आके रुक गई है। अगर यह स्तर यही रहता है तो आने वाले समय में खाने की मांग की पूर्ति करना लगभग असंभव हो जाएगा। ये चिंता का विषय भी है और हमें जरूरत है कि एक ऐसे सिस्टम की हम एक कम खर्च में, कम पर्यावरण के नुकसान में और अधिक पौधों को उपलब्ध हो सके, कुछ ऐसा सिस्टम हमें बना सकें जिससे जो हमारी वृद्धि दर है वो अधिक हो, किसानों का मुनाफा है वो अधिक हो सके, कॉस्ट कटिंग अधिक हो सके, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने जो इसका हल निकाला है वो निकाला है नैनो टेक्नोलॉजी में। बहुत से कृषि वैज्ञानिक या फिर साइंटिस्ट हैं जो बायोटेक कंपनी से जुड़े हुए हैं, वो नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा इसका हल खोजने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब नैनो टेक्नोलॉजी कोई नया शब्द नहीं है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने नैनो टेक्नोलॉजी या फिर नैनो शब्द पहले भी बहुत बार सुन रखा होगा। ये आपने सुना होगा ये काफ़ी सूक्ष्म होता है या फिर 10⁻⁹ होता है, परंतु यह केवल इतना ही सीमित नहीं होता है। कभी सोचा है कि कैसी दुनिया होगी अगर मैं या आप, अगर हम सब नैनो स्केल पे होते तो? जस्ट इमेजिन
ओके, हमने ये सोच तो लिया कि व्हाट इज नैनो, दैट इज एनीथिंग दैट इज 10 to the power of -9 ऑन द स्केल ऑफ मीटर, दैट इज अ नैनोमीटर, ठीक है। पर होता क्या है, कैसा होता है? ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट। एंड फॉर दैट थिंग आई नीड अ वॉलंटियर जस्ट लाइक यू। ओह, सो आई हैव ए वॉलंटियर। हे, क्या तुम्हें पता है नैनो क्या चीज होती है? नहीं? ओके, इट मीन्स स्मॉल, वेरी स्मॉल। कितना? यह समझ लो कि जो आपके पास स्केल है उसका, उसके ऊपर जो मीटर वाली लाइन है उसका भी 10 लाखवां हिस्सा, उसे कहा जाता है नैनोमीटर। अब नहीं समझ आया? ओके, अगर तुम्हें यह आइडिया नहीं हुआ है तो एक छोटा सा काम करो, अपने सिर का एक बाल लीजिए। डरिए मत, ये आपको इतना दर्द नहीं देगा जितना आपकी बैक आने पे होता है। ओके, नाउ टेक ए गुड क्लोज लुक एट दैट स्ट्रैंड ऑफ हेयर। कुछ बारीकियां दिखी? चलो इसे और जूम करते हैं, और वी वर टू श्रिंक यू डाउन, या आप इतने छोटे हो जाइए कि आपको स्पेशल माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़े। अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा सिंपल सा एक बाल कितनी जटिलताएं लिए हुए है। नैनोमीटर में बात करें तो यह अभी भी नैनोमीटर से 1 लाख गुना बड़ा है। मान लो कि आपका साइज एक रेड ब्लड सेल जितना हो, जो आपके खून में होता है, तब यह बाल आपको एक बहुत बड़ी गगनचुंबी इमारत या फिर एक बहुत बड़े पेड़ की तरह दिखाई देगा। अब भी आप नैनोमीटर से 10,000 गुना बड़े हो। अगर ये आपको 100 नैनोमीटर जितना छोटा कर दिया जाए तो आपको प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आप लाइट की वेवलेंथ से भी छोटे हो चुके हो, और इसी वजह से आपको कोई भी लाइट दिखाई नहीं देगी, पर सिर्फ आपको देखने के लिए ही। चलो हम यहां पर लाइट का इस्तेमाल कर लेते हैं। एंड नाउ इफ यू सी दैट रेड ब्लड सेल विच is now 10,000 times bigger than you, is likely you are standing in front of an Olympic stadium. Hi, Karanveer Saharan welcomes you to the nanoscale. अब आप वायरस और बैक्टीरियाज को अपने हाथों में, अपने हाथ में जिससे आप फोन उठाते हो, बुक्स उठाते हो, वैसे उठा सकते हो। Even these viruses are impossible to see नेक्स्ट टू देयर रेड ब्लड सेल, यानी कि रेड ब्लड सेल आपका इतना बड़ा होता है, ठीक है। हालांकि इसकी बनावट नैनो मटेरियल द्वारा ही हो पाती है। जो आपका रेड ब्लड सेल है, इसकी अगर आप इसे जूम करके देखो तो इसकी दीवारें जो मकड़ी के जाले की तरह मैश की हुई है, जो आपको दिखाई देंगी, जितनी भी जटिल प्रोटीन संरचनाओं से बना हुआ है, और इन जटिल संरचनाओं को नैनो मटेरियल रेंज में लिया जाता है। आपके अभाव में कोई भी सेल इतना फ्लेक्सिबल या प्रभावशाली कभी नहीं बन पाएगा जितना वह अब है, और हमारे शरीर के दबाव के कारण भी ये सेल खत्म हो सकते हैं। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ नैनो मटेरियल। नैनो मटेरियल्स आर द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स that can be combined and create a stable building block that can be made into larger, more complex materials and structures, which is pretty much everything, which includes little piece of your hair. I bet now you didn't think that there was so much going to be such a small amount of space. आपको पता था क्या इतनी छोटी सी स्पेस के अंदर भी इतना कुछ हो सकता है क्या? That was a demonstration how nano world is. Okay, the word nano, it comes from the Greek language and it means dwarf. जब हम हिंदी में कहते हैं बोना या किसी को बोलते हैं नाटा, तो उस शब्द से लिया गया है, ठीक है। और यह होता है एक्चुअली में आपके 10 to the power of -9 मीटर, ठीक है। डेफिनेशन की बात करें तो नैनो साइंस, ओके, नैनो साइंस इज द स्टडी ऑफ फिनोमिना एंड मैनिपुलेशन ऑफ मटीरियल्स एट एटॉमिक, मॉलिक्यूलर एंड मैक्रोमोलिकुलर स्केल्स
where properties differ significantly from those at larger scale. Properties change हो जाती है. I will tell you, explain you how it is. नैनो प्रौद्योगिकी एक मौलिक व नियंत्रित तरीके से परमाणुओं, अणुओं और नैनो प्रकार के कणों में हेरफेर करना है ताकि मौलिक रूप से नए संगठन व नए अणुओं के साथ नए सामान का निर्माण किया जा सके. ठीक है, ये हिंदी में आपकी डेफिनेशन थी. आफ्टर दैट, व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी और नैनोटेक? ठीक है, इट इज द यूज ऑफ मैटर on atomic, molecular and supramolecular scale for industrial purposes. Nanotechnology is the understanding and control of matter at dimensions between 1 to 100 nanometers. These can be designs, characterizations, production and application of structures, devices and systems by controlling shape and size at nanoscale. Now let's talk about the concepts of nanotechnology. But before that, just a few lines on the history of nanotechnology. Let's talk about the history of nanotechnology. जो आपकी नैनो प्रौद्योगिकी है, ठीक है, इसका आधुनिक इतिहास 1959 में शुरू हुआ था, जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भौतिक वैज्ञानिक रिचर्ड फेनमैन, याद रखना रिचर्ड फेनमैन, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, उन्होंने एक भाषण दिया था जिसका शीर्षक था देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम. इट वाज वेरी स्मॉल व्हेन I'm seriously, I just remember I was very small when I just witnessed this thing on the Discovery Channel. Okay, तो मैंने वो वीडियो देखा था. I'm going to share this with you. How small can you make machinery? Okay, that's the subject. And because I've heard people around in the bath saying, tiny machines. What is he talking about, tiny machines? And I say to him, very small machines, and it doesn't work. I am talking about very small machines, okay? Now, but before I start on machines, I'd like to talk about very small writing first. Okay, how small can we make writing? Or say numbers. How big does a number have to be? If you want to write numbers down, what's the smallest you could possibly make them? I don't mean how high, if you're very delicate with your finger, how small you can make them, but with special machinery and so on, what is the ultimate limit? Well, the ultimate limit is that you can't make a number. Of course, the number is just as good if you write it bigger or smaller. You say any size. But you can't make it smaller than atoms. You can't write on an atom. You can't mark the atom number 1. Because marks, you see, are just more atoms spread over other atoms, black atoms on top of white ones or whatever. So the way that you have to do to write something would be, let's say, to have a little patch of gold followed by a little patch of silver, by another silver, by a gold, and so on, and some sort of code like dots and dashes to represent numbers. And you could say that the smallest we could go would be, say, perhaps 100 atoms. Probably you can go down to 1 atom, but if you want to make it nice, 100 atoms on a side. And I'd like to talk about how small that really is, because you don't quite appreciate how much you could write if you could write that way. So I start out further back and talk about things that have done in the past. People have pointed out to me that the Lord's Prayer has been written on the head of a pin. All right, now let's see what we would have to do if we wanted to write the entire Encyclopedia Britannica on the head of a pin. Can we do that? Well, first of all, the Encyclopedia Britannica has something 20, 30, some odd thousand pages. And you imagine that each page is on a special piece of paper, and you put them all over the ground, and you get a great big area, 20,000 square feet. And that has to be shrunk down to the size of a head of a pin. And after a little figuring, you'll figure it out yourself. It's about 20,000 times reduced. So if we could reduce the size of the words, the letters, the dots in the pictures, the whole thing, everything that's in the encyclopedia, only by 20,000 times this way. उन्होंने अपने भाषण में
फेनमैन एक छोटे स्तर पर चीज़ों के हेर फेर करने और उन्हें नियंत्रित करने के महत्व पर चर्चा की और उन्होंने कहा कि जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ भौतिकी के सिद्धांत परमाणु के मिलने की संभावना के खिलाफ नहीं जाते और हमें जटिल परिस्थितियों में होने वाले अजीब घटनाओं के विषय में बताते हैं। उन्होंने बताया कि भौतिक घटनाएं किस तरह से या फिर किस पैमाने के आधार पर अपनी अभिव्यक्ति को बदल देती हैं और चुनौतियों का सामना कर सकती हैं। उन्होंने ये थ्योरी दी थी, उन्होंने कहा कि अगर अक्षरों के आकार को नैनो स्केल लेवल पर छोटा करना पड़े, अगर हम जो शब्द हम लिखते हैं, अक्षरों को लिखते हैं, अगर उन्हें नैनो स्केल जितना छोटा करना पड़े तो जो आपकी एनसाइक्लोपीडिया है वो सारी की सारी एक सुई की पिन के ऊपर लिखी जा सकती है। उन्होंने ये सारे शब्द खुद कहे। उस समय इन शब्दों का बहुत मजाक बना गया और एक विज्ञान की परिकल्पना के रूप में देखा गया, जो अक्सर होता है हर किसी साइंटिस्ट के साथ ऐसा होता है। उस टाइम हमारे पास ये सब मौजूद नहीं था, पर आज के टाइम पे हमारे पास वो उपकरण मौजूद हैं जिससे ये सारी थ्योरी सही साबित कर सकते हैं, हम ऐसी संरचनाएं बना सकते हैं। फॉर इंग्लिश स्टूडेंट्स, लेट मी एक्सप्लेन यू दैट द आइडिया ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी वॉज very first came or introduced in 1959 by Richard Feynman, a physicist at I don't remember the name of the university. Okay, he talked about nanotechnology. He suggested that it will eventually be possible to precisely manipulate atoms and molecules. The term nanotechnology was first used in 1974 by late Norio Taniguchi, a Japanese scientist. And he refers to the ability to engineer materials precisely at the scale of nanometers. This is in fact its current meaning. Engineered material is usually taken to compromise design, characterization, production and application of materials, and the scope has nowadays, it's like a it has been widened to include the devices and systems rather than just materials. And if you talk about nanoparticle, नैनोकण क्या चीज़ होती है, तो it is defined as the small objects that acts as a whole unit in terms of transport and properties. एक नैनोकण को छोटी वस्तु के रूप में परिभाषित किया जाता है जो परिवहन और गुणों के मामले में पूरी इकाई के रूप में कार्य करता है, उसे कहा जाता है नैनो पार्टिकल। ठीक है, नाउ नैनो पार्टिकल इज अल्ट्रा फाइन यूनिट विद डायमेंशंस मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। आई टोल्ड यू 1 nanometer is 10 to the power of -9 meters. Now nanoparticle exist in the natural world and it can also be created artificially. We can create it as a result of human activities. ठीक है, because of their submicroscopic size, they have unique material characteristics, and manufactured nanoparticles may find practically applicable in the variety of areas including agriculture, medicine, engineering, catalysis and environmental redemption. यानी कि जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं इनका यूज़ बेसिकली सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है फिजिक्स में यूज़ हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद जहाँ पे भी यूज़ हो रहा है वो और आपके मेडिकल्स में, मेडिकल साइंस में, टेक्नोलॉजी में यूज़ हो रहा है। कैंसर का इलाज के लिए जो लगे हुए साइंटिस्ट वो नैनो टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है। ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर में भी यह अभी अपने कदम रख रहा है, एंड वी विल टॉक अबाउट एग्रीकल्चर इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो. But before that, let's talk a bit about nanoparticle. Now, it is a natural, incidental or manufactured material containing particles in unbound state or as an aggregate. यानी कि नैनो पार्टिकल एक प्राकृतिक, आकस्मिक और निर्मित सामग्री है जिसे हम एक अनबाउंड अवस्था में या फिर एक समोच्च या फिर एक ढेर के रूप में कह सकते हैं। ठीक है, There are 3 major physical properties of nanoparticles. इनकी 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मुख्य जो भौतिक गुण हैं इनके। ठीक है, और ये सब के सब आपस में संबंधित है, ये इनका आपस में सबका रिलेशन है। पहला हो गया विमुक्त अवस्था में अत्यधिक गतिशील होते हैं ये। व्हाट इज विमुक्त अवस्था? इट इज फ्री स्टेट।
ओके, नैनो पार्टिकल्स आर हाईली मोबाइल इन फ्री स्टेट। उनके पास असाधारण और अविष्ट, मतलब इनके पास जो सतह होती है, सरफेस एरिया होता है, दे हैव एनॉर्मस स्पेसिफिक सरफेस एरियाज। एंड द थर्ड पॉइंट इज दे मे एग्जिबिट व्हाट आर नोन एज क्वांटम इफेक्ट्स। उन्हें प्रदर्शित किया जा सकता है कि क्वांटम प्रभाव कैसे होता है, या फिर उस प्रभाव को जानने के लिए क्वांटम क्या चीज होती है। ओके, आई विल गेट इट। मैं तीनों पॉइंट्स को अच्छे से समझा देता हूँ एक्चुअली में। नाउ हाईली मोबाइल क्या चीज होती है? अत्यधिक गतिशील होने का क्या मतलब हुआ? पार्टिकल जितना छोटा होगा, साइज में जितना छोटा होगा, उतनी ही एनर्जी से भरा होगा और वह ऊर्जा उसे गतिशील बनाए रखेगी। ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका कि जो आपके नॉर्मल स्पेसिफिक एरियाज होते हैं। ठीक है। अब एक असाधारण विशिष्ट क्षेत्र का मतलब हुआ कि मान लो आपके पास एक क्यूब है जिसका सरफेस एरिया है 4/4। अब अगर इसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया कंपेयर करें तो आपके पास जो इसकी वॉल्यूम आएगी 64 स्क्वायर यूनिट्स आती है और सरफेस एरिया आएगा वो लगभग 96 स्क्वायर यूनिट्स आता है। ठीक है। अब आप इसके 8 टुकड़े कर दीजिए, इसका वॉल्यूम सेम रहेगा क्योंकि आपने जस्ट 8 टुकड़े किए हैं, और इसका जो सरफेस एरिया वो बढ़ जाएगा। वो कितना बढ़ेगा? फ्रॉम 24 टू 192 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है। इसी तरह मान लो कि आप नैनो स्केल पे चले जाते हैं, तब वॉल्यूम उतना ही रहेगा, परंतु सरफेस एरिया आपका जो सतह क्षेत्र है वो असाधारण रूप से बढ़ जाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है क्वांटम इफेक्ट्स को लेकर। व्हाट इज क्वांटम? क्वांटम क्या चीज होती है? कभी सुना है क्वांटम फिजिक्स के बारे में? इफ यू हैव ऑलरेडी रेड फिजिक्स thoroughly, or you may have seen any documentary related to physics, then you must have heard about quantum. Okay, let me explain you what is quantum, just for the purpose of agricultural or considering you as agriculture students. Actually क्या होता है, जो आपकी लाइट होती है, आप लाइट छोड़ो, आप किसी भी स्केल पे जब आप जितना ज़्यादा डीप में जाते हो, ठीक है, आप किसी भी चीज़ के जितने ज़्यादा डीप में जाते हो, माइक्रोस्कोपिक से लेके फिर और ज़्यादा गहराइयों में जाते हो, आप जितना ज़्यादा डीप में जाओगे आपको उतने ही कण छोटे होते दिखाई दे जाएंगे। पर जब आप नैनोमीटर स्केल पे पहुंचोगे या नैनोमीटर से भी छोटा जो आपका आर्मस्ट्रॉन्ग स्केल होता है वहाँ पे पहुंचोगे, तब आपको ये पार्टिकल्स, ठीक है, जहाँ पे आपको एटम्स वगैरह दिखाई दे रहे थे, ये आपको पैकेट्स के फॉर्म में दिखाई देंगे। ठीक है। पैकेट्स के फॉर्म का मतलब हुआ कि मान लो आपके पास एक शुगर क्यूब है, ठीक है, आपके पास एक बॉल है, कुछ भी है आपके पास, कोई भी मटेरियल है, कोई भी धातु का टुकड़ा है, कॉपर है आपके पास, गोल्ड है आपके पास, जस्ट लेट टेक एन एग्जांपल ऑफ गोल्ड। यू आर हैविंग ए गोल्ड। ठीक है। अगर आप उसे जूम करेंगे, ठीक है, सबसे पहले आप उसे देख सकते हो, अपनी आंखों से देख सकते हो, ठीक है, आपको वो येलोइश या फिर गोल्डन कलर में दिखाई देगा। उसके बाद में आप उसको माइक्रोस्कोप से जूम करते हो, ठीक है, तो आप जूम करोगे तो आपको इतना कुछ ज़्यादा शायद दिखाई ना दे। जब आप उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जूम करके देखोगे, ठीक है, जब आप उसके एटॉमिक लेवल पे जाओगे, एट दैट टाइम यू विल सी देयर इज अ चेंज इन कलर। गोल्ड आपको गोल्डन नहीं दिखाई देगा, एट दैट टाइम इट मे बी इट विल रेडिश और इट विल बी इन ऑरेंज कलर। ठीक है। आपको ऑरेंज और रेडिश कलर के बीच का सा एक कलर दिखाई देगा। ऐसा क्यों हुआ? दैट्स बिकॉज ऑफ क्वांटम। अगर आप उसको और छोटे स्केल पे ले जाओ, आप उसको नैनो स्केल पे ले जाओ या आर्मस्ट्रॉन्ग स्केल पे ले जाओ, तब वो अपना कलर भी बिल्कुल ही चेंज कर देगा। आई मीन दीज आर द इफेक्ट्स, इन्हें कहा जाता है क्वांटम इफेक्ट्स। वहाँ पे जो आपके कलर्स वगैरह हैं या फिर जो और दूसरी चीज़ें हैं वो सारी सारी चेंज हो जाएगी। इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। ठीक है। क्वांटम फिजिक्स में किसी भी पार्टिकल की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड क्वांटम। ठीक है। मैं आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन सो मच डिटेल। Okay, this was sufficient. I guess this is sufficient for the today's video, and in the next video we will cover the leftover topics. ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से काम कर रही है, या फिर क्या क्या इसके पर्टिकुलर्स यूज हो रहे हैं। ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट टूल्स एंड टेक्निक्स, नैनो सेंसर्स, नैनो बायो सेंसर्स,
and the rest leftover topics. I guess a set of 3 videos there would be for the nanotechnology topic.